नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही अहम साम्राज्य की, बहमनी सल्तनत। हम देखेंगे कि ये साम्राज्य कैसे बना, कैसे बिखरा और आज भी उसकी विरासत हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिलती है। सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इतना बड़ा मजबूत साम्राज्य 5 अलग-अलग सल्तनतों में टूट गया। ये कहानी दरअसल एक साथ आने और फिर बिखर जाने की है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की जड़ें जुड़ी हैं इसके फाउंडर से और उस दौर से जब इस साम्राज्य ने पहली बार अपनी आंखें खोली। तो देखिए, साल था 1347। उस वक्त दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। उसी दौरान हसन गंगू नाम के एक शख्स ने इस साम्राज्य की नींव डाली। उन्होंने अपना नाम रखा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने मराठी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा बना दिया। अब इतना बड़ा साम्राज्य था तो उसे चलाने के लिए बांटा भी गया। इसे 4 हिस्सों में बांटा गया था, जिन्हें तरफ कहते थे। ये 4 तरफ थे: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। इससे अंदाजा लगता है कि ये कितना फैला हुआ था। अच्छा, अब बात करते हैं उन खास शासकों की जिन्होंने इस सल्तनत की तकदीर लिखी और अपनी एक अलग पहचान छोड़ी। हसन गंगू के बाद जो शासक आए वो थे मोहम्मद शाह प्रथम। इनके दौर में एक ऐसी चीज हुई जिसने जंग का तरीका ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, मोहम्मद शाह प्रथम के ही टाइम में पहली बार इस इलाके में जंगी मैदान पर बारूद यानी गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ। ये हुआ था विजयनगर के शासक बुक्का के खिलाफ लड़ाई में, और इसने सही मायनों में भारत में लड़ाई के तौर तरीकों में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर दी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक और अहम सुल्तान से, ताजुद्दीन फिरोज शाह। वो सिर्फ एक लड़ाई करने वाले सुल्तान नहीं है, बल्कि उन्हें विज्ञान से भी बहुत लगाव था और वो एक बेहतरीन बिल्डर भी थे। उन्होंने भीमा नदी के किनारे एक पूरा शहर बसाया। खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी में उनकी बहुत दिलचस्पी थी, इतनी कि दौलताबाद के पास उन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी भी बनवाई। वो खुद भी एक शानदार कैलीग्राफर और विद्वान थे। मतलब साफ है, उनका ध्यान सिर्फ जंग पर नहीं था। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला लिया गया। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने राजधानी को गुलबर्गा से हटाकर बीदर शिफ्ट कर दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने सल्तनत के आगे के सफर की दिशा ही तय कर दी। अब हम सल्तनत के उस दौर में पहुंचते हैं जब वो अपने शिखर पर थी। और ये कमाल सिर्फ एक सुल्तान का नहीं था, बल्कि एक बहुत ही काबिल और ताकतवर प्रधानमंत्री का था। और मजे की बात यह है कि उनका ऊपर उठना और फिर गिरना दोनों ही इस सल्तनत के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। हम बात कर रहे हैं महमूद गवान की। वो मोहम्मद शाह तृतीय के दौर में वकील इस सल्तनत यानी प्राइम मिनिस्टर बने। उनके लीडरशिप में बहमनी साम्राज्य अपनी ताकत और अमीरी के पीक पर पहुंच गया था। महमूद गवान के काम वाकई कमाल के थे। उन्होंने कोंकण, गोवा और कृष्णा गोदावरी डेल्टा को जीता। बीदर में एक मशहूर मदरसा यानी कॉलेज बनवाया। और तो और एडमिनिस्ट्रेशन को और बेहतर करने के लिए उन्होंने साम्राज्य को 4 की जगह 8 प्रांतों में फिर से ऑर्गेनाइज किया। तो आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम कितना सॉलिड था। सबसे ऊपर वकील सल्तनत यानी प्राइम मिनिस्टर, फिर अमीरे जुमला जो फाइनेंस देखते थे। मतलब पावर को बहुत ही अच्छे तरीके से बांटा गया था, जो एक मजबूत सिस्टम की निशानी है। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीजें हमेशा नहीं टिकती। फिर वही हुआ। 1482 में कुछ दरबारियों ने साजिश रची और सुल्तान के कान भर दिए। नतीजा, सुल्तान ने महमूद गवां को मौत की सजा सुना दी। और बस यही वो पल था जहां से इस महान साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। जब महमूद गवां जैसा मजबूत स्तंभ गिर गया तो सेंट्रल पावर पूरी तरह से कमजोर हो गई, और इसका असर ये हुआ कि एक वक्त का ताकतवर साम्राज्य बिखरने लगा। जो प्रोविंशियल गवर्नर थे, उन्होंने एक एक करके खुद को आज़ाद घोषित करना शुरू कर दिया। और फिर आखिरी शासक कलीमुल्ला शाह के बाद बहमनी साम्राज्य ऑफिशियली खत्म हो गया और उसकी जगह पर 5 नई
आज़ाद सल्तनतें खड़ी हो गईं। बीजापुर की आदिल शाही, अहमदनगर की निज़ाम शाही, बरार की इमाद शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही और बीदर की बरीद शाही सल्तनत। पर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। साम्राज्य तो टूट गया, लेकिन कल्चर और आर्ट को सपोर्ट करने की जो परंपरा थी वो इन नई सल्तनतों ने भी जारी रखी। जैसे बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह ने संस्कृत और मराठी स्कॉलर्स को सपोर्ट किया, और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जिन्हें अबला बाबा यानी गरीबों का दोस्त भी कहते थे, उन्होंने तो किताबें नौरस लिखी और पंढरपुर के विट्ठल मंदिर को भी सपोर्ट किया। तो भले ही बहमनी सल्तनत एक सियासी ताकत के तौर पर ख़त्म हो गई, लेकिन उसकी और उसके बाद आई सल्तनतों की विरासत आज भी पत्थरों में जिंदा है, शानदार इमारतों की शक्ल में। और इसका सबसे बड़ा सबूत है हैदराबाद का चार मीनार। इसे 1591-92 के आसपास मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। बल्कि ये भी जान लें कि हैदराबाद शहर को बसाने वाले भी वही थे। चार मीनार की बनावट ही देख लीजिए, 4 मंजिला है ये, और इसकी हर एक मीनार की ऊंचाई 48 मीटर्स है। सोचिए, उस जमाने की इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का कितना बेहतरीन नमूना है ये। चलिए अब हैदराबाद से बीजापुर चलते हैं। यहाँ आदिल शाही सल्तनत ने आर्किटेक्चर में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। यहाँ की 2 इमारतें तो बहुत ही मशहूर हैं। एक है इब्राहिम रोज़ा, जो इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है, और दूसरा है दुनिया भर में मशहूर गोल गुंबज। ये जो गोल गुंबज है ना, इसे करीब 1680 में बनाया गया था, और ये सच में आर्किटेक्चर का एक अजूबा है। इसके ऊपर जो गुंबद है वो दुनिया के सबसे बड़े सिंगल डोम्स में से एक है। आज भी एक्सपर्ट्स हैरान रह जाते हैं कि इसे बनाया कैसे गया। और जाते जाते एक हैरान कर देने वाली बात, कहते हैं कि गोल गुंबज के उस बड़े से हॉल में अगर एक कोने में खड़े होकर आप फुसफुसाएं भी तो उसकी आवाज दूसरे कोने तक साफ साफ सुनाई देती है। ये है इसकी अकॉस्टिक्स का कमाल। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वो साम्राज्य भले ही टूट गया, पर उसकी सोच, उसका हुनर और उसकी विरासत कितनी शानदार और जिंदा दिल